Subscribe to our channel and press the bell icon. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10 उर्दू ब्रिज कोर्स डे 38 जमात दहम मज़मून उर्दू का ब्रिज कोर्स है। मुकम्मल वजाहत और जवाबात देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 38वां दिन महारत तसव्वुर, तहरीरी महारत, खुलासा नवेसी। आओ मालूम करें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मी इख्तिसार खुलासा नवीसी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आओ अहलियत पैदा करें। इख्तिसार, एक तालिब इल्म को अपनी दरसी किताब के सारे अल्फाज तो याद नहीं रहते हैं, अलबत्ता सबक या इबारत का मफ़हूम वो ज़रूर याद रखता है और लंबी चौड़ी इबारत की ख़ास बातों को तरतीब और अच्छे ढंग से बयान करने या लिखने की कोशिश करता है। इसका यही फ़ेल खुलासा निगारी कहलाता है। दर्ज झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए। जिस तरह हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसी तरह जनूबी अफ्रीक़ा भी अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। जनूबी अफ्रीक़ा की 90% आबादी सियाह फाम क़बायली नस्लों पर मुश्तमिल है, लेकिन इस कसीर आबादी पर 10% गोरे अंग्रेज़ हुकूमत करते थे। वो सियाह फाम आबादी पर जुल्म सितम करते और इनके साथ नस्ली इम्तियाज़ बरतते थे। सियाह फामों को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं था। इस नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई और सारी उम्र जनूबी अफ्रीक़ा की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रूली लाबेला मंडेला था। वो 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए। इन्होंने क़ानून की पढ़ाई की और जोहानिसबर्ग में वकालत करने लगे। यहीं से वो जनूबी अफ्रीक़ा की आज़ादी की तहरीक में शामिल हुए। 1944 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और इसके यूथ लीग की बुनियाद डाली। अंग्रेज़ी हुकूमत ने इन्हें 27 वर्षों की तवील अरसे तक जेल में क़ैद रखा। आखिरकार मुल्क में फैल रही बेचैनी और बैनुल अक़वामी दबाव के तहत 1990 ईस्वी में इन्हें आज़ाद कर दिया गया। 1994 में जब जनूबी अफ्रीक़ा में आम इंतखाबात हुए तो नेल्सन मंडेला की क़यादत में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को अक्सरियत हासिल हुई और नेल्सन मंडेला मुल्क के पहले सियाह फाम सदर मुंतखब हुए। नेल्सन मंडेला की जद्दोजहद और क़ुरबानियों को आलमी सतह पर बेहद सराहा गया। इतलाक़ी तहरीरी सरगर्मी, मंदरजा बाला इक़्तिबास का मुताला करके अपने ब्याज में इसका एक तिहाई खुलासा लिखिए। खुलासा है, भारत की तरह जनूबी अफ्रीक़ा भी ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ था। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के तहत जनूबी अफ्रीक़ा की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। नेल्सन मंडेला 1918 में जोहानिसबर्ग में पैदा हुए। वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के यूथ लीडर मुंतखब हुए। बाद में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फ़ाल कारकुन बने थे, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत ने उनको गिरफ़्तार कर लिया था। 1990 में उनको रिहाई मिली और 1994 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद सदर जमहूरिया मुंतखब हुए। आओ मश्क करें। हिंदुस्तान की किसी एक मुजाहिद आज़ादी के मुतालिक़ मालूमात हासिल करके अपने ब्याज में लिखिए। अगर किसी एक शख्स में एक बुलंद पाया शायर, एक अजीम मगर नाकाम सियासतदान, एक सूफ़ी, दरवेश और मुजाहिद, एक सहाफ़ी, नक़ाद और मुहक़्क़िक़ और एक कांग्रेसी, मुस्लिम लीगी, कम्युनिस्ट और जमीयतुल उलमा की बहुत सी शख्सियतें एक साथ जमा हो सकती हैं तो इसका नाम सैयद फ़ज़लुल हसन हसरत मोहानी होगा। हसरत मोहानी अगर उर्दू गज़ल का एक बड़ा नाम है तो ये वही थे जिन्होंने मुल्क को इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गोरिल्ला जंग की वकालत की, महात्मा गांधी को स्वदेशी तहरीक की राह सुझाई, सबसे पहले हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा किया, मुल्क की तक़सीम की मुखालफत की, आइन साज असम्बली और पार्लियामेंट के मेंबर होते हुए घर में सिले बग़ैर स्त्री के कपड़े पहने, ट्रेन के 3rd क्लास और शहर के अंदर यक्का पर सफ़र किया, छोटे से मकान में क़याम करते हुए घर का सौदा सलफ़ ख़रीदा, पानी भरा, और ये सब तब था जबकि इनका ताल्लुक़ एक जागीरदाराना घराने से था। सियासत को ना वो रास आए ना सियासत इनको रास आई। इनकी मौत के साथ इनकी सियासी जद्दोजहद महज तारीख़ का हिस्सा बन गई,
لیکن شاعرین کو آج بھی پہلے کی طرح زندہ رکھے ہوئے ہے۔ حضرت موہانی لکھنؤ کے قریب اناؤ کے قصبے موہان میں 1881 میں پیدا ہوئے اور تخیلاتی بنے۔ چیلنج: کسی اخبار یا رسالے سے کوئی ایک پیراگراف کا مطالعہ کر کے اسے اپنے الفاظ میں لکھ کر اپنے معلم، معلمہ یا والدین سے اصلاح کروائیں۔ خدا بخش خان ایک نامور وکیل تھے اور اردو ادب عالیہ کا عمدہ ذوق ان کی سرشت میں شامل تھا۔ موروثی کتب کے مطالعے نے ان کے ذوق کو جلا بخشی اور یہ شوق جنون اختیار کر گیا۔ غرض انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی قلمی مخطوطات فروخت کرنے کی غرض سے آئے گا، اس کی آمد و رفت کا خرچ دیا جائے گا اور مخطوطہ قابل قدر رہا تو منہ مانگی قیمت دی جائے گی۔ اس اعلان سے یہ فائدہ ہوا کہ پورے ملک سے قابل قدر اور نایاب کتابیں خدا بخش خاں کے یہاں آنے لگی۔ اس طرح اس لائبریری میں اردو، عربی، ترکی، فارسی اور پشتو کی 22,000 قلمی کتابیں اور تقریباً 3.5 لاکھ مطبوعہ کتابیں محفوظ ہو گئی۔ خدا بخش لائبریری اپنے علمی اور تحقیقی مواد کی بنا پر ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے اہل علم اور دانشور حضرات استفادہ کرتے ہیں۔ خدا بخش لائبریری میں مخطوطات اور مطبوعات کا قیمتی خزانہ موجود ہے، لیکن جن علمی سرمایہ کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کی شہرت ہے وہ اس کے مخطوطات ہیں جو مشرقی زبانوں میں ہیں اور اہم موضوعات مثلاً مذہبیات، تاریخ، تذکرہ، سائنس، طب، جغرافیہ وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ یہ مختلف صدیوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے قدیم نسخہ وہ ہے جو ہرن کے چمڑے پر لکھا ہوا قرآن پاک کا ٹکڑا ہے، جس میں سورہ ابراہیم کی 3 آیتیں درج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قلمی نسخہ ہے۔ اس کا خلاصہ ہے خدا بخش لائبریری۔ خدا بخش، جن کے نام سے خدا بخش لائبریری موسوم ہے، پیشے سے وکیل تھے، علم و ادب سے شغف رکھتے تھے، اس لیے منہ مانگی قیمت پر اہم مخطوطات اور مطبوعہ کتابیں خرید کر انہیں اپنے کتب خانے کی زینت بنایا تھا۔ مشرقی زبانوں کے ہزارہ قلمی نسخوں اور لاکھوں مطبوعہ کتابوں کے گراں قدر سرمایہ کی وجہ سے یہ کتب خانہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اہل علم و دانش اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں مختلف موضوعات پر تحریر کردہ قدیم نسخے یہاں موجود ہیں، جن میں ہرن کی کھال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نسخہ ہے جو سورہ ابراہیم کی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔